हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। पहले लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में स्टडी किया हमने। व्हाट इज़ प्रेम्बल के बारे में स्टडी किया, क्या होता है प्रेम्बल और उसके पिलर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेम्बल का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। एंड पिलर्स ऑफ प्रेम्बल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पिलर्स, डेमोक्रेसी एंड सोशलिस्टिक जो पिलर है उसको पढ़ लिया है हमने। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे जो 3rd पिलर है सेकुलरिज्म, उससे शुरू करेंगे। जो सेकुलर वर्ड है वह कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 इंसर्ट किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। उस समय 4 वर्ड ऑलरेडी हम लोग जैसा जानते हैं, 4 वर्ड जो है उसमें ऐड किए गए थे, मेनली सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, इंडिया जो है कभी भी एक पार्टिकुलर रिलीजियस कंट्री नहीं रहा है, और जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सेकुलर वर्ड, तो आगे भी एक कोई पार्टिकुलर रिलीजियस कंट्री नहीं हो सकता है। इंडिया कभी भी पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया, नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है सभी को अपना राइट, अपना जो रिलीजियस राइट है उसको फॉलो करने का, रिलीजन को फॉलो करने का, जो रिचुअल्स होते हैं उसे फॉलो करने का सबको राइट प्रोवाइड किया गया है। कोई भी पर्सन ऑन देयर विल किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन वो एक्सेप्ट कर सकता है। किसी भी रिलीजन को छोड़कर वह दूसरा रिलीजन फॉलो करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नेशन है वह सेकुलर कंट्री है, कंट्री सेकुलर है। सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ फ्रीडम टू चूज हिज या हर रिलेशन। कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो इंडिया है कभी भी किसी के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ ऑन रिलीजियस बेसिस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट रिलीजन के पीपल हैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि एक पार्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट या कंट्री स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करेगी या स्पेशल उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी या स्पेशल राइट्स देगी और दूसरे रिलीजन को नहीं देगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक फंडामेंटल राइट्स है, वोटिंग राइट्स हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये सभी तरह के, जिसको हम लोग अगर समराइज करें तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और जुडिशियली, ठीक है, गवर्नमेंट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। सेकुलरिज्म इज़ बेसिक, फंडामेंटल एंड मैंडेटरी फीचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक एंड फंडामेंटल फीचर्स है सेकुलरिज्म। तो हम लोग ये 3 जो है हमारे पिलर हैं प्रियम्बल के, डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक एंड सेकुलरिज्म, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक रिटन डॉक्यूमेंट है, लार्जेस्ट साइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंगल सिटीजनशिप इसमें प्रोवाइड किया गया है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इस तरह के जो फीचर्स इंक्लूड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो फीचर है वह रिटन डॉक्यूमेंट का। ब्रिटेन और इजराइल ऐसे कंट्री हैं जिनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, बहुत ही वॉल्यूमिनस बल्क बुक है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसको हैंड रिटन
पहले जो है सबसे पहले हाथ से लिखा गया था इसको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा जो फीचर है साइज पे आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949, there were 395 articles and 22 sections in our constitution, ठीक है। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, तो उस समय एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 सेक्शंस थे, ठीक है ना, मीन्स पार्ट 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और टोटल जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल्स हैं। लेकिन एट प्रेजेंट 25 पार्ट हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। तो बहुत बड़ा है। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जहाँ पे इतने सारे आर्टिकल्स नहीं है, ओके। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे बहुत ही विदिन 100 आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो फंडामेंटल जो राइट है वो पार्ट 3 में प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल आर्टिकल है, बट इसमें कुछ जो है फंडामेंटल आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस तरह के टोटल 6 राइट हैं और इनको अलग अलग आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, थर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट फीचर है वह है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में इंडियन सिटीजन को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है, यानी वो इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, सिटीजन है, वह इंडिया में सिर्फ एक ही इंडियन कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन ही। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्सन महाराष्ट्र में है, कोई पर्सन यूपी में है, कोई एमपी में है, तो उनको अलग अलग सिटीजनशिप दिया गया। यानी कि मैं एक ही साथ अगर इंडिया का सिटीजन भी हूँ और एक ही साथ बिहार का भी नहीं, मैं बिहार या फिर यूपी या फिर जो महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, किसी भी स्टेट का कोई पर्सन रहने वाला हो, वह क्या होगा, उस स्टेट का रेसिडेंट होगा, बट सिटीजन वह क्या है, इंडिया का ही है। एक्सेप्शन में जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन थे उनको ड्यूअल सिटीजनशिप दिया गया था, बट अब आर्टिकल जो 370 है, अंडर आर्टिकल 370 उनको प्रोवाइड किया गया था, बट आर्टिकल 370 अब एबोलिश कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक उनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो भी एबोलिश कर दिया गया। दैट्स वी अब उनके पास भी सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में जो सिटीजन हैं उनको ड्यूअल सिटीजनशिप अवेलेबल है, लाइक वो अमेरिका के भी सिटीजन होते हैं, और जिस काउंटी में वो लोग रहते हैं, जिस स्टेट में, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट हैं, तो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के भी वो लोग क्या है, सिटीजन कहलाते हैं। फोर्थ जो फीचर्स है वह है सेंटर विथ ए स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, ओके। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके सबऑर्डिनेट टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, क्योंकि इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंडिया को वेरियस स्टेट में ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस डिवाइड किया गया है। दैट्स वाई यह क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरल वर्ड कहीं एज अ रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट जो हमारा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऐसा बनाया गया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को जो है फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया, बट फेडरल वर्ड कहीं नहीं लिखा गया, उसके बदले में क्या है, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन लिखा गया है। इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट।
जो इंडियन फेडरेशन है उसमें 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जैसे हम लोग नेक्स्ट जो एक आप 10th क्लास में आओगे तो फेडरलिज्म चैप्टर है, पढ़ना होगा हमें। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच गवर्नमेंट इज डिवाइडेड एट वेरियस लेवल, आइदर 2 or 3, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि इंडिया में है, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है, जो फेडरेशन है, उसमें 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक और आता है लोकल, ठीक है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लिस्ट। अब इसको गवर्न करने के लिए सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, और जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, इन सभी के बीच, इन दोनों सिस्टम के बीच कन्फ्लिक्ट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए, डिफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए फेडरल सिस्टम ने क्या किया है कि जितने भी पावर हैं, ठीक है, पावर ऑफ, या जिसको हम लोग जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, जो एरिया ऑफ रूलिंग है, उनको सब्जेक्ट में डिफरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग 3 लिस्ट पढ़ेंगे, जो कि फेडरल, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। ये इसी बात से प्रूव होता है इस 3 लिस्ट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जितने भी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, एरिया ऑफ रूलिंग है, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट एक ऐसा यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया, लिस्टेड किया गया, जिस पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म लॉ। क्लियर? वैसे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट that are listed in union list are eligible for law making only by central government. स्टेट गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। जो भी लॉ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, आर्मी, रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स, ये सभी ऐसे सेक्टर्स होते हैं, पोस्टल, पोस्ट ऑफिस, ये सभी सेंट्रल जो है यूनियन लिस्ट के पार्ट होते हैं। तो इसमें कितने टोटल सब्जेक्ट हैं? 97। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं। देखिए, अगर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में भी हम लोग देखेंगे तो स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी ज़्यादा है। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये सभी सब्जेक्ट किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल लिखने को पड़ेगा, पूछा भी जा सकता है। कोई 2 सब्जेक्ट बताइए जो यूनियन लिस्ट में लिस्टेड हैं। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल 26 सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट से कम है इसमें, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट का पावर भी कम है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है ना? और ये वैसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करता है, लॉ पास करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करेगा, अर्थात पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पे स्टेट गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ फ्रेम करेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर में इंटरफियर नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट जैसे लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड, यानी वन स्टेट टू अदर स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ट्रेड होगा, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात कैसे ट्रेड करेंगे, इस तरह की जो रिलेशन है ये किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। इसके बाद थर्ड आता है एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट लिस्टेड होते हैं जिस पे
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है लॉ फ्रेम कर सकते हैं विद इन देयर लिमिटेशन, जो उनके जुरिस्डिक्शन है विद इन दैट जुरिस्डिक्शन इस सब्जेक्ट पे, कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड सब्जेक्ट पे दोनों लॉ फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिस पे असेंबली भी लॉ पास कर सकती है एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ यानी पार्लियामेंट भी लॉ पास कर सकता है। जैसे लेबर इज अ लिस्ट, लेबर एक सब्जेक्ट है, लेबर लिस्टेड इन कंकरेंट लिस्ट, जिस पे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ फ्रेम करते हैं। तो सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है जो कॉमन कंसर्न का हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिस पे दोनों गवर्नमेंट लॉ पास करते हैं। जैसे क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीड्यूर, मैरिज एंड डॉरी, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सभी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। इनके अलावा एक और जो सब पावर होता है जिसको हम लोग रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। रेसिड्यूरी पावर में वैसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट से अलग हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है। अब ये कैसे होता है कि ऐसे छोड़ क्यों दिया? नहीं, ऐसा छोड़ा नहीं गया, होता यूँ है कि अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में कंप्लीट हुआ। उस समय की सिचुएशन, हालात जो कंट्री के कुछ और थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कंट्री की नीड चेंज होते हैं, सिटीजन्स का रिक्वायरमेंट चेंज होता है, सिटीजन्स की जो एस्पिरेशन है वो भी चेंज होते हैं, कंट्रीज़ के एस्पिरेशन चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो जब सिचुएशन चेंज होता है ड्यू टू इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल रीजन्स, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं जिनको हमें जो है अलग से कंसिडर करना पड़ता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो एबव लिस्टेड 3 सब्जेक्ट से बाहर हैं उनको रेसिड्यूरी पावर लिस्ट में रखा जाता है। एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं जो रेसिड्यूरी पावर्स में आते हैं, इन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट विच आर नॉट अलाउड to union or a state included in residuary power, central government is given power to legislate on this. Legislate means law making procedure, ठीक है ना, लॉ फ्रेमिंग प्रोसेस जो है। जैसे एक्साइज एंड कस्टम, एक्साइज एंड कस्टम क्या होता है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस कंट्री के साथ क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, कैसे हम बिजनेस करेंगे। इनकम टैक्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कुछ ऐसे भी टैक्स होते हैं जैसे सेल्स टैक्स, रिवेन्यू टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। सो फेडरल सिस्टम पे हम लोग पढ़ लिया जो फेडरल फीचर है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस पे। यह भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस क्या है? जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन। यहाँ पे करें कि यूनिफाइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। अगर इंडिया में किसी तरह का क्राइसिस क्रिएट होता है तो इन दैट टाइम ऑफ क्राइसिस जो सिस्टम है हमारा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे यूनिटरी स्ट्रक्चर बनता है? क्योंकि उस समय स्टेट की बहुत सारे पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है, उन पे कर्टेल कर दिया जाता है उसको, और जो वेरियस डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, और वे क्राइसिस कैसे होते हैं? नेशनल इमरजेंसी टाइप क्राइसिस हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या स्टेट इमरजेंसी टाइप क्राइसिस हो। जो नेशनल इमरजेंसी है वो जैसे वार लाइक सिचुएशन, या कोई कंट्री है, किसी कंट्री के साथ इंडिया का वार हो रहा है, या कोई एक्सटर्नल जो कंट्री, कोई अदर कंट्री इंडिया पे अटैक कर दिया, या फिर कोई इंटरनल आर्म्ड रिवोल्यूशन हो गया, इंडिया के अंदर ही
कोई ग्रुप है जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एस्टेब्लिश सिस्टम आर्म्ड रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ऑल जो मेजर पावर है वो शिफ्ट हो जाएगा सेंटर के पास। अब जो नेशनल इमरजेंसी है आपको आर्टिकल किस में आता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया जाता है ड्यू टू फेल्यूर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जब किसी कंट्री में स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेल हो जाता है, ठीक है, या वहाँ पे कोई गवर्नमेंट अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देती है, जिसको कि स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये आता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो एक थर्ड काइंड ऑफ इमरजेंसी है, हमारे इंडिया में 3 ही तरह की इमरजेंसी का प्रोविज़न है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है यह आता है आर्टिकल 360 में, ठीक है ना। तो 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी जो है कौन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। और यह कब डिक्लेयर होता है, जब किसी कंट्री की लाइक इंडिया, ठीक है, हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कभी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ख़राब हो जाए कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, वेरी हाई इन्फ्लेशन हो, मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रेसिएट हो गई हो, गिर गया है, चारों तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, दैट्स वाई इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया ऑलमोस्ट टर्न इनटू यूनिटरी सिस्टम। कह रहा है कि जब जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, टर्न। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 6th जो फीचर है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह, या इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे है, उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं सिटीजन्स के द्वारा, और वे लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं और फिर कंट्री को गवर्न करते हैं। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। जो इंडिया का पार्लियामेंट है वह सुप्रीम अथॉरिटी है जो इंडियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना होता है कंट्री में पार्लियामेंट ही लेता है। पार्लियामेंट में 2 पार्ट हैं, 2 हाउस है, जिसको कहा जाता है लोकसभा, जिसको कि लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, एंड राज्यसभा, जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस भी कहा जाता है। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जो भी वर्क करती है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एट यूनियन, ठीक है, एंड इन द नेम ऑफ गवर्नर इन द स्टेट। लेकिन एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर एट यूनियन लेवल और चीफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल करते हैं, ठीक है। कह रहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आता है एट यूनियन लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरह का डिसीजन लिया तो वो किसके नाम से लेगी, प्रेसिडेंट के नाम से, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उन्हीं को सबसे पहले जो है एड्रेस किया जाएगा और फिर जो भी लॉ होगा इम्प्लीमेंट होगा। तो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट सेंट्रल लेवल दिया जाता है डिसीजन, एंड स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबली है वो स्टेट असेंबली जितना जो भी डिसीजन लेती है, लॉ फ्रेम करती है, लॉ पास करती है, वो सभी इन द नेम ऑफ गवर्नर होता है। बट जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वह सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और स्टेट असेंबली स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के पास होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये सभी कलेक्टिवली, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर,
ठीक है ना। अब लेजिस्लेचर का मतलब, जैसे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एट सेंट्रल लेवल हैं, सेंट्रल लेवल पे, तो वो पार्लियामेंट को, ठीक है ना, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एट स्टेट लेवल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वे क्या होंगे, असेंबली, लेजिस्लेटिव जो है लेजिस्लेटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये। प्रेसिडेंट अब क्या करते हैं कि लोकसभा में हम जानते हैं, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के, यानी लोकसभा के मेंबर को पब्लिक डायरेक्टली इलेक्ट करती है। एंड लोकसभा के मेंबर का जो टेन्यूर है वह 5 ईयर का होता है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और इनका जो टेन्यूर है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्यूर, टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर का होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का, जब हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे, 10th चैप्टर है इसी क्लास का, 9th क्लास का, उसमें हम लोग ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो राज्यसभा में जो भी मेंबर होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 6 ईयर का होता है। बट एवरी 2 ईयर पे 1/3 राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके जगह पे जो है दूसरे नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, प्रेसिडेंट सम पीपल्स, जो इमिनेंट पीपल होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट टोटल 12 पीपल को नॉमिनेट करते हैं, जो कि वेरियस एरिया से होते हैं, लाइक गेम, ठीक है, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इकोनॉमी, बिजनेस, ठीक है, ये सभी लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के 12 पीपल को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर, जैसा कि मैंने बोला, एवरी 2 ईयर पे रिटायर्ड हो जाते हैं। इच मेंबर की जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 ईयर का होता है। और राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, जबकि लोकसभा एवरी 5 ईयर पे डिजोल्व कर दिया जाता है। दैट्स वाई लोकसभा के मेंबर का टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी पे। ये जो हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी का अरेंजमेंट किया गया है, जुडिशरी मेंशन किया गया है। और जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंसी को मेंटेन रखने के लिए, ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखने के लिए वेरियस पावर प्रोवाइड किया है, ठीक है। और जो हम लोग अगर देखेंगे, जो पावर डिवीज़न होता है, ठीक है ना, तो 2 तरह का होता है ये, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों जो है सेम लेवल पे होते हैं। इट मीन्स तीनों को सेम राइट होता है। अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कोई अपने पावर का मिसयूज करता है तो जुडिशरी उसको स्टॉप करता है, चेक करता है। और यदि जुडिशरी अपने पावर का मिसयूज करती है तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उसके पावर को मिसयूज होने से रोकते हैं। तो इस तरह से जो है सभी को इक्वल पावर दिया गया है, जिससे कि ये अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकें। ओके, तो देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट एट टॉप। हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया का दिल्ली में सिचुएटेड है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है और स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में जुरिस्डिक्शन में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर जो कोर्ट हैं लाइक स्पेशल कोर्ट्स, लोक अदालत, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी कोर्ट, CBI कोर्ट, ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जो अंडर द हाई कोर्ट आते हैं। तो मेनली क्या है, 3 लेवल, सुप्रीम कोर्ट एट सेंट्रल लेवल, हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वेरियस ऐसे स्टेट हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं जिनका जो हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट ऑफ आसाम के अंदर आता है, ठीक है। तालुका लेवल पे तालुका कोर्ट भी होते हैं, लोकल और स्पेशल कोर्ट्स भी होता है। जब कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ये सभी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जो है करता है, कन्फ्लिक्ट सॉल्व करता है। अगर किसी तरह का स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, या ऐसा मैटर है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, या कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और उस लॉ के इंटरप्रिटेशन को बताना है कि दैट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर पास किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर डिसीजन लेता है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे लॉ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी चीज़ मेंशन है उसको हम इतना आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह पार्लियामेंट को इम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए, कि पार्लियामेंट विथ बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीड्यूर, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू नीड चेंजेस कर सकता है। तो 3 वे में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट होता है जो कि सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? जिस समय लॉ पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पासिंग लॉ और पासिंग बिल, लॉ नहीं बिल कहते हैं उसको, सबसे पहली बार जब प्रेजेंट किया जाता है, अगर कोई बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और ड्यूरिंग दैट टाइम जो मेंबर प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में वही लोग सिर्फ वोटिंग करते हैं, इसे हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में अभी हमारे टोटल 545 मेंबर हैं, लेकिन कोई लॉ पास, बिल पे डिस्कशन हो रहा है और उसको पास करना है एक पार्टिकुलर टाइम पे, और उस समय पार्लियामेंट में सिर्फ 300 ही मेंबर अवेलेबल हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों को मिला करके, तो वही 300 वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो जितने अगर बिल के फेवर में वोटिंग होगी, ज़्यादा वोटिंग होगी, यानी मान लो कि 150 हाफ हो गए, अगर 151 पीपल इन फेवर ऑफ बिल वोटिंग कर दिए तो वह बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये सिंपल मेजॉरिटी कहलाता है। दूसरा होता है, कुछ अमेंडमेंट होते हैं ऐसे जिनको कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स कि 2/3 मेंबर, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका 2/3 क्या चाहिए? मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए, वोटिंग चाहिए, तभी वह बिल पास होगा। इसको हम लोग जो है स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। जैसे मैंने 300 का मान लो एग्जांपल दिया, तो अगर ऐसा कोई बिल है जो पास किया जा रहा है तो उसमें 2/3 कितने होंगे? उस बिल को कम से कम 200 वोटिंग मिलना चाहिए, तभी वह बिल पास होगा। इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनका 2/3। एक थर्ड काइंड ऑफ अमेंडमेंट होता है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए एंड मोर देन 50%, और ये कह सकते हैं कि 2/3 स्टेट को भी, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका भी हमें अप्रूवल चाहिए, वोटिंग चाहिए। ऐसा तब किया जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट करते हैं।
जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक जो है फ्रेमवर्क है। और उस बेसिक फ्रेमवर्क में किसी तरह का अगर चेंजेस लाना होता है तो हम लोग जो है स्पेशल मेजॉरिटी करते हैं, पास करते हैं, जैसे 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो प्रेजेंट होंगे एंड 2/3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसे अप्रूव करना चाहिए। अर्थात पार्लियामेंट से जो बिल पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी से वो कहाँ जाएगा, स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली में भी उसको पास होना पड़ेगा, तब जाके जो है बेसिक कैरेक्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हो सकता है। तो यही है थर्ड, कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशन स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 एंड कंकरेंस, कंकरेंस मतलब अप्रूवल नॉट लेस देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और ये कैसा रिलेशन हो, स्टेट और यूनियन का रिलेशन हो तब, यानी कि जहाँ पे स्टेट और सेंटर का कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, और बेसिक कैरेक्टर पे। इट इज़ वेरी if there is any amendment to be made in the interrelation between a state and union or in supreme judiciary, then सुप्रीम जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अमेंडमेंट करना होता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट फ्रॉम टोटल स्टेट हैव टू गिव कंसेंट, तो हाफ स्टेट को अपना कंसेंट देना पड़ेगा। जैसे जीएसटी पास हुआ था, तो जीएसटी एक टैक्सेशन रिफॉर्म था, उसमें टैक्सेशन जो है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, हम पूरे टैक्सेशन सिस्टम को बदल रहे थे, वेरियस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको एबोलिश कर रहे थे, तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। और यहाँ पे इंटर और सेंटर और स्टेट का भी रिलेशन इंटर करता है, तो दैट्स वाई इसको जो है पार्लियामेंट से पास करने के बाद बहुत सारे स्टेट ने पास किया, तब जाके यह इम्प्लीमेंट हुआ। जो लास्ट फीचर है वह है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स जो भी पर्सन है जिसका एज 18+ ईयर है उसे नेचुरली वोटिंग राइट अवेलेबल हो जाता है आफ्टर फॉलोइंग सम फॉर्मल एक्टिविटी, लाइक उसको वोट इलेक्टोरल लिस्ट में नेम मेंशन कराना पड़ता है। जब एक बार इलेक्टोरल लिस्ट में नेम मेंशन हो जाता है, उसके पास वोटिंग आईडी कार्ड मिल जाता है उसको, उसके बाद वह पर्सन जो है इलेक्शन में अपने वोट को कास्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, एनी सिटीजन हु इज एबव 18 ईयर ऑफ एज एंड एबव 18 ईयर ऑफ एज का है या उससे ज़्यादा है, पोजेस राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, किसी तरह का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और प्रॉपर्टी, कास्ट और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसा बेस नहीं होगा जिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। सो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो भी सिटीजन है 18 ईयर का है या उससे ज़्यादा का है, उसे जो है वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है, और वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकता है। सो ये 9 फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यह लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपने बुक को भी एक बार पढ़ेंगे, फिर से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।